हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। इसके अलावा कैबिनेट मिशन के प्रावधान और अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन और कैबिनेट मिशन। लेकिन इससे पूर्व हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या सीआर फॉर्मूला, लियाकत अली और देसाई के मध्य समझौता। उसके बाद पढ़ा था वेवेल योजना या वेवेल एमरी योजना, जो कि 14 जून 1945 को हुई थी। शिमला समझौता 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य। और आज की क्लास में है कैबिनेट मिशन। लेकिन कैबिनेट मिशन से पहले 1945 के आम चुनाव। 1945 के आम चुनाव पढ़ने हैं। 1945 के बाद आम चुनाव होते हैं। आम चुनावों के बाद भारत में कैबिनेट मिशन आता है। तो पहले तो 1945 के आम चुनाव है, उसके बाद कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन के आगमन के बाद कैबिनेट मिशन के जो प्रावधान यानी कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट आती है मई 1946 को। उसके बाद संविधान सभा के चुनाव होते हैं। संविधान सभा के चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में। इसके बाद पाकिस्तान जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया जाता है सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस है। और अंत में हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार। अंत में हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार। तो आज हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? 1945 के आम चुनाव, उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन जो कि मार्च 1946 में होता है, उसके बाद कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट मई 1946 में, फिर संविधान सभा के चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है अगस्त 1946 में, 16 अगस्त 1946 को, और अंत में है जो संविधान सभा है या अंतरिम सरकार का गठन जो कि सितंबर 1946 में है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा 1945 के आम चुनाव। जैसा कि आपको पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हुआ है 1939 को। 1939 से 1945 के मध्य होता है द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध है वह समाप्ति की ओर था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, उस समय ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे। ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और ब्रिटेन में चुनाव का परिणाम क्या था कि ब्रिटेन में उस समय सत्तारूढ़ पार्टी थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय। कौन? कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में चुनाव हार जाती है। और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे कौन? विंस्टन चर्चिल। तो जो चर्चिल है उनके स्थान पर नया प्रधानमंत्री आते हैं क्लेमेंट एटली। तो ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो जाती है 1945 में आम चुनाव में। कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है और उनके स्थान पर आती है लेबर पार्टी। जो लेबर पार्टी है वो भारत के प्रति उदार थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर आती है लेबर पार्टी, जबकि विंस्टन चर्चिल के स्थान पर आते हैं क्लेमेंट एटली। तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? क्लेमेंट एटली। और जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी उस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। जुलाई 1946 में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार बन चुकी थी। लेबर दल का रवैया भारत के प्रति उदार रहा। इस कारण भारतीय नेता नई सरकार से सुधारों की उम्मीद लगाकर बैठे थे। 1945 के आम चुनाव होते हैं और 1945 जो लेबर पार्टी ने क्या किया था, भारत में भावी सुधारों की रूपरेखा बनाने के लिए सर्वप्रथम भारत में जो चुनावों की घोषणा की है। भारत में केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव करवाने आवश्यक समझे, जो कि 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुए थे अंतिम रूप से। कब? 1937 में हुए थे। केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव करवाने आवश्यक समझे, जो कि अंतिम रूप से 1937 में हुए थे। चुनाव के बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे
यानी कि चुने हुए प्रतिनिधियों से वार्ता करके भावी सुधारों की नींव रखी जाएगी। तो सबसे पहले 1945 के आम चुनावों की घोषणा की है किसके द्वारा? जो नई सरकार चुनी गई थी ब्रिटेन में, लेबर पार्टी की नई सरकार, किसके नेतृत्व में? क्लेमेंट एटली। जो विधान परिषद की सर्वप्रथम केंद्रीय विधान परिषद के सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? केंद्रीय विधान परिषद के सर्वप्रथम चुनाव हुए थे 1920 में। और जो केंद्रीय विधान परिषद के 1920 में अध्यक्ष बने थे फ्रेडरिक व्हाइट। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। 1919 के अधिनियम के तहत 1920 में जो चुनाव हुए थे केंद्रीय विधान परिषद के, इसमें सब जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक व्हाइट। इसके बाद 1923 में फिर चुनाव होते हैं और इसमें अध्यक्ष बनते हैं केंद्रीय विधान परिषद के विट्ठल भाई पटेल। यानी कि केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल। और जो केंद्रीय विधान परिषद के अंतिम चुनाव कब हुए थे? केंद्रीय विधान परिषद के अंतिम चुनाव हुए थे 1945। यानी कि ये जो चुनाव होने थे वो 1945 के चुनाव अंतिम केंद्रीय विधान परिषद के अंतिम चुनाव होने थे और इसके अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी है। तो केंद्रीय विधान परिषद के अंतिम अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मावलंकर। प्रथम अध्यक्ष बने थे फ्रेडरिक व्हाइट, जबकि प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे केंद्रीय विधान परिषद के कौन? विट्ठल भाई पटेल। इसके बाद दिसंबर 1945 में केंद्र में चुनाव हुए तथा जनवरी 1946 में प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव हुए। यानी कि दिसंबर 1945 को होते हैं केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव और जनवरी 1946 में होते हैं प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव। जो केंद्रीय विधान परिषद के चुनावों का परिणाम क्या निकला? जो केंद्रीय विधान परिषद में लगभग उस समय 1% लोगों ने, भारत के 1% लोगों ने मतदान किया था। किन्होंने? 1% लोगों ने मतदान किया था। और उस समय जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्य संख्या थी 102, यानी कि 102 सदस्य संख्या थी। उसमें से कांग्रेस ने जीती है 57, कांग्रेस ने 57 सीटें जीती थी। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग है उन्होंने जीती थी 30 सीटें, 30 सीटें जीती है मुस्लिम लीग ने। कांग्रेस ने जीती थी 57 सीटें। इसके अलावा 5 सीटें निर्दलीयों ने जीती थी और अकाली दल ने जीती थी 2 सीटें, जबकि 8 सीटें जीती थी यूरोपियन ने। टोटल सीट कितनी थी? 102 में से 57 सीटें कांग्रेस के द्वारा, 30 सीटें लीग के द्वारा, 5 सीटें निर्दलीयों ने जीती, 2 अकाली दल ने और 8 सीटें जीती थी यूरोपियन ने। तो ये थे केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव जिसमें लगभग 1% लोगों ने मतदान किया था। दूसरे थे प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव, जिनका चुनाव हुआ था जनवरी 1946 में। जो प्रांतों में लिया था लगभग 10% लोगों ने मतदान किया था। सबसे पहले देखना है कि इसमें कितने लोगों ने मतदान किया था? 10%। जबकि केंद्रीय विधान परिषद में कितने लोगों ने मतदान किया था? लगभग 1% लोगों ने। जो कुल जनसंख्या थी उसका 10% लोगों ने किया है प्रांतों की विधान परिषद में मतदान, 1% लोगों ने किया है केंद्रीय विधान परिषद में मतदान। इसका परिणाम क्या निकला? लगभग 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने में, यानी कि कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुआ। इनमें कौन कौन से थे? जैसे तो जो प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव हुए थे उनमें क्या हुआ था? लगभग 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 8 प्रांत कौन कौन से थे? एक था यूपी, दूसरा था एमपी यानी कि मध्य प्रांत, यूपी का मतलब होगा यूनाइटेड प्रोविंस। तीसरा था मुंबई, चौथा था मद्रास, पांचवा था उड़ीसा, छठा था असम, सातवां था बिहार और 8वां था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। कौन कौन सी? यूपी यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, उसके अलावा बिहार, असम, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तो 8 प्रांतों में बनी है कांग्रेस की सरकार।
कांग्रेस के अलावा जो मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, कहाँ पर? मुस्लिम लीग की सरकार बनी है सिंध प्रांत। कहाँ पर बनी थी मुस्लिम लीग की सरकार? जो सिंध प्रांत में बनी है, सिंध प्रांत में बनी थी मुस्लिम लीग की सरकार। इस जगह पर है, सिंध प्रांत में बनी है लीग की सरकार। मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी सिंध में। इसके अलावा मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी बंगाल में। बंगाल और सिंध प्रांत में बनी थी मुस्लिम लीग की सरकार, जबकि पंजाब में बनी है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में। पंजाब में सरकार बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी की। सिंध और बंगाल में बनी है सिंध और बंगाल में बनी है मुस्लिम लीग की सरकार। तो ये है 1945 के आम चुनाव। 1945 के आम चुनावों में क्या है, सर्वप्रथम ब्रिटेन में लेबर दल की सरकार आती है। लेबर दल की सरकार आने के बाद जो लेबर दल के अध्यक्ष या नेता कौन थे? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। जैसे ही क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि भारत में संवैधानिक सुधार किए जाएंगे। तो संवैधानिक सुधारों के तहत उन्होंने पहले भारत में चुनावों की घोषणा की और कहा कि जो चुनावों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनसे वार्ता करके भारत में संवैधानिक सुधार किए जाएंगे। यानी कि भारत में जो भावी संवैधानिक सुधारों की दिशा में नेक्स्ट कदम उठाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले होते हैं 1945 के आम चुनाव। जो 1945 के आम चुनाव है, इसमें होते हैं केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव और प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव। जो केंद्रीय विधान परिषद के सर्वप्रथम चुनाव हुए थे 1919 के अधिनियम के तहत 1920 में इसके अध्यक्ष बनते हैं कौन? फ्रेडरिक व्हाइट केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। उसके बाद नेक्स्ट चुनाव होते हैं 1923 में, जिसके अध्यक्ष बने थे विठल भाई पटेल, जो कि प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल। जबकि केंद्रीय विधान परिषद के अंतिम सदस्य थे कौन? जीवी मावलंकर अंतिम सदस्य थे। प्रथम अध्यक्ष थे कौन? फ्रेडरिक व्हाइट। प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल, जबकि अंतिम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इसके बाद हमने इसके चुनावों के परिणाम देखे हैं। जो चुनाव हुए थे दिसंबर 1945 को केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए थे, जबकि जनवरी 1946 में प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव हुए थे। जो केंद्रीय विधान परिषद की कुल सीटें थी 102 में से 57 सीटें कांग्रेस के द्वारा जीत ली गई थी। इसके अलावा हमने देखे थे प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव। जो प्रांतीय विधान परिषद के चुनावों में जो कांग्रेस के द्वारा लगभग 8 प्रांतों में अब सरकार बनाई गई थी। कौन सी? संयुक्त प्रांत, उसके अलावा मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्रांतों में बनाई गई थी कांग्रेस के द्वारा सरकार। इसके अलावा लीग ने सरकार कहाँ बनाई थी? लीग ने सरकार बनाई थी जो एच.एस. सोहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी बंगाल में एच.एस. सोहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। और इसके अलावा सिंध प्रांत में लीग की सरकार बनी थी। तो लीग की सरकार बनी थी बंगाल और सिंध में। जबकि जो पंजाब प्रांत था वहां पर सरकार बनी थी यूनियनिस्ट पार्टी की। यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी कहां पर? पंजाब प्रांत में। तो ये है 1945 के आम चुनाव। भारत में 1945 के आम चुनाव हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम क्या? कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में हम सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि के बाद इसके प्रावधान और अंत में हम देखेंगे इसकी प्रतिक्रिया।
सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह जो कैबिनेट मिशन क्यों लाया गया है और इसके सदस्य कौन कौन से थे। तो 1945 के आम चुनावों के बाद क्या होता है, 1945 के आम चुनावों के बाद जो सांप्रदायिक गतिरोध है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जो सांप्रदायिक गतिरोध को समाप्त करने, सांप्रदायिक गतिरोध को समाप्त करने और भारत में संवैधानिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने हेतु, यानी कि जो सांप्रदायिक गतिरोध है उसे समाप्त करने और भारत में संवैधानिक सुधारों के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु, भारत में संवैधानिक सुधारों के मार्ग को प्रशस्त करने हेतु जो क्लीमेंट एटली थे, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा मार्च 1946 को घोषणा की जाती है। 15 मार्च 1946 को घोषणा की कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों से भली भांति परिचित है। अल्पसंख्यकों के अधिकार से भली भांति परिचित है और हम चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकार से भली भांति परिचित है और हम ये चाहते हैं कि वे बिना भय के रहे। हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों से भली भांति परिचित है तथा ये बिना भय के रहे। हम ऐसा देश चाहते हैं, यानी कि हम ऐसा देश चाहते हैं जहां अल्पसंख्यक बिना भय के रह सके, मगर बहुसंख्यकों की प्रगति अवरुद्ध करने का अधिकार हम उन्हें नहीं दे सकते। क्या कहा उन्होंने, क्या घोषणा की थी कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों से भली भांति परिचित है तथा वे बिना भय रह सके, हम ऐसा देश चाहते हैं, मगर बहुसंख्यकों की प्रगति को अवरुद्ध करने की छूट हम उन्हें नहीं दे सकते। यानी कि अल्पसंख्यकों को हम बहुसंख्यकों की प्रगति को अवरुद्ध करने की छूट हम उन्हें नहीं दे सकते। इस हेतु, यानी कि किस कारण से, सांप्रदायिक गतिरोध समाप्त करने, दूसरा कारण था संवैधानिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने, और इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों से भी परिचित है और बहुसंख्यकों के अधिकारों से भी परिचित है, लेकिन हम जो अल्पसंख्यक है उन्हें बहुसंख्यकों की प्रगति को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दे सकते या छूट नहीं दे सकते। और उसके बाद उन्होंने जो अपने मंत्रिमंडल है उससे 3 सदस्यों को भारत भेजा है, 3 सदस्यों को भारत भेजा, 3 सदस्यों को भारत भेजा है। कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, जो पैथिक लॉरेंस थे वो थे भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष बने। दूसरे थे जो स्टीफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, स्टीफर्ड क्रिप्स। जबकि तीसरे सदस्य के रूप में थे एबी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना के प्रमुख थे। तो 3 सदस्य कौन कौन से थे? एबी अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे, स्टीफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और जो पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष, जो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे, और इसके अलावा ये भारत सचिव थे। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर 3 सदस्यों के रूप में भारत में कैबिनेट मिशन आया। इसे कैबिनेट मिशन ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सभी सदस्य थे, यानी कि जो तीनों सदस्य थे, वो कैबिनेट के सदस्य थे। ब्रिटेन की जो कैबिनेट है, जो क्लीमेंट एटली की जो कैबिनेट, यानी कि जो मंत्रिमंडल था,
तीनों सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इस कारण इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। जो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है मार्च 1946 में, मार्च 1946 में 23 मार्च को ये कराची आते हैं, 23 मार्च को कराची आगमन होता है, जबकि 24 मार्च को ये दिल्ली आ जाते हैं। कौन? कैबिनेट मिशन 24 मार्च को दिल्ली और 23 मार्च को, यानी कि सबसे पहले इनका 23 मार्च में आगमन होता है, कहाँ पर? कराची में। और 24 मार्च 1946 को ये दिल्ली पहुंच गया है कैबिनेट मिशन। सबसे पहले इन्होंने तत्कालीन भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, तत्कालीन भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल से मुलाकात की है। और जो लॉर्ड वेवेल थे वायसराय, उन्होंने क्या किया था? दोबारा शिमला सम्मेलन बुलाया, शिमला सम्मेलन बुलाया है दोबारा, लेकिन दोबारा शिमला सम्मेलन बुलाया था मई 1946 में, जबकि पहला शिमला सम्मेलन था जून से 25 जून से 14 जुलाई 1945 ईस्वी को। इन्होंने दोबारा शिमला सम्मेलन बुलाया था मई 1946 में, जो कि असफल रहा। जब द्वितीय जो शिमला सम्मेलन असफल रहा, उसके बाद जो लॉर्ड वेवेल थे, कौन थे? भारत के तत्कालीन भारत के वायसराय, उन्होंने एक प्लान दिया था। कौन सा प्लान दिया था? ब्रेक डाउन प्लान, ब्रेक डाउन प्लान। इस प्लान के तहत क्या था? इस प्लान के तहत यह था कि जो भारत है उसमें नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में संपूर्ण सरकारी तंत्र लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ दंगे होने की सर्वाधिक संभावना है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया जाए, तथा जो शेष भारत है उसे कांग्रेस को सुपुर्द कर दिया जाए। क्या प्रस्ताव दिया था लॉर्ड वेवेल के द्वारा? जो ब्रेकडाउन प्रस्ताव दिया गया था, उसके तहत क्या दिया गया था कि भारत में जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी पार्ट में पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया जाए, पूरी पुलिस फोर्स या सेना लगा दिया जाए, तथा शेष भारत है उसे कांग्रेस को सुपुर्द करके भारत से पलायन कर दिया जाए। तो क्या था? जो ये इसके तहत थी दमन व पलायन की नीति। उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत में दमन किया जाए और कांग्रेस को सुपुर्द करके जो ब्रिटेन के जो लोग थे वो ब्रिटेन में पलायन कर जाए। ये है ब्रेकडाउन प्लान। किसके द्वारा दिया गया है? वेवेल के द्वारा। वेवेल के द्वारा जो मिशन आया था, कौन सा? कैबिनेट मिशन के सामने रखा गया था, कौन सा? ब्रेकडाउन प्लान। लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था, जो ब्रेकडाउन प्रस्ताव या ब्रेकडाउन प्लान था, जो किसने रखा था? लॉर्ड वेवेल ने। किसके समक्ष रखा था? कैबिनेट मिशन के समक्ष। क्यों रखा था? दोबारा इन्होंने जो शिमला सम्मेलन बुलाया और वो असफल हो गया, इस कारण से। इसके बाद जब ये अस्वीकार कर दिया गया था, तो उसके बाद जो कैबिनेट मिशन है उसने अपनी जो योजना प्रस्तुत की है। कब? 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है मार्च 1946 में, जबकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है मई 1946, 16 मई 1946। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो इसमें देखेंगे हम प्रावधान। जो कैबिनेट मिशन योजना है उसमें कौन कौन से प्रावधान थे? तो इसमें मेनली 3 प्रावधान थे। 3 प्रावधान कौन कौन से थे? पहला प्रावधान था भारतीय संघ का निर्माण, भारतीय संघ का निर्माण। इसके तहत दूसरा प्रावधान था कि संविधान बनाया जाएगा, भारत के लिए एक संविधान बनाया जाएगा। अगर संविधान बनाया जाएगा तो इसके लिए संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि मेन प्रावधान 3 थे। कौन कौन सा? भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, दूसरा प्रावधान था संविधान बनाया जाएगा। अगर संविधान बनाएंगे तो उसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना होगा, और तीसरा प्रावधान था अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनेगी। ये अंतिम नहीं है, ये है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन। जिस प्रकार से नई सरकार आने से पहले जो पुरानी सरकार होती है, जिसका कुछ समय शेष बचता है, उसके द्वारा
अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार से यानी कि नई सरकार बनने से पहले जो पुरानी जो सरकार थी उसके द्वारा अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, अंतरिम सरकार, ओके, न कि अंतिम सरकार। तो एक प्रावधान था इसके तहत कि अंतरिम सरकार का अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा या अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाई जाएगी। तो पहला प्रावधान क्या था इसके तहत कि एक संघ बनेगा, अखिल भारतीय संघ बनेगा। तो संघ में कौन कौन शामिल थे? संघ में शामिल थे रियासतें, लगभग 565 देशी रियासतें थी उस समय भारत में। इसके अलावा 4 चीफ एरिया थे, 4 चीफ एरिया थे, रियासतें थी 565, 4 चीफ एरिया थे। चीफ में कौन कौन से थे? अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। कौन कौन से थे 4 में? 565 देशी रियासतें थी जो संपूर्ण भारत में थी, जबकि 4 थी चीफ एरिया। जो 4 चीफ कौन कौन से थे? 4 चीफ थे, जैसे यहाँ पर पड़ता है राजस्थान में अजमेर, यहाँ पर पड़ेगा अजमेर, जबकि बलूचिस्तान पड़ता है यहाँ पर। दूसरा प्रांत था, मतलब दूसरा जो चीफ एरिया था बलूचिस्तान, अजमेर, बलूचिस्तान। तीसरा था दिल्ली, और चौथा था कुर्ग। कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान और अजमेर, ये थे 4 चीफ एरिया, यानी कि 565 देशी रियासतें, इसके अलावा 4 चीफ 4 चीफ और ब्रिटिश भारतीय प्रांत। उस समय तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, 11 तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, 4 चीफ एरिया थे और लगभग 565 563 भी मानते हैं कहीं कहीं, तो 565 लगभग देशी रियासतें थी। जो संघ बनेगा उसमें क्या होगा? उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां है वो प्रांतों के पास रहेगी। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेगी? प्रांतों के पास। और जो संघ बनेगा उसके पास विदेश मामले, इसके अलावा प्रतिरक्षा, विदेश मामले, प्रतिरक्षा और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय रहेंगे, और इन विषयों के संचालन हेतु आर्थिक प्रबंधन का अधिकार भी किसके पास रहेगा? केंद्र के पास। जो संघ बनेगा उसके पास कौन कौन से मामले रहेंगे? जैसे विदेश मामले, प्रतिरक्षा संबंधित मामले, संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। और जो अवशिष्ट विषय रहेंगे, अवशिष्ट सहित जो अन्य सभी विषय होंगे वो प्रांतों के पास होंगे। और जो केंद्र के पास या संघ के पास जो ये इन विषयों को संचालन हेतु आर्थिक प्रबंधन का भी अधिकार रहेगा। तो इसके तहत कौन कौन सा प्रावधान बनाया गया था? इसके तहत मतलब जो पहला प्रावधान था कि एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। संघ में कौन कौन शामिल होंगे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत जिनकी संख्या 11 थी, रियासतें जिनकी संख्या लगभग 565 थी, और जो चीफ एरिया थे उनकी संख्या थी लगभग उनकी संख्या थी 4। 4 में कौन कौन सी थी? अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। दूसरा प्रावधान जो कैबिनेट मिशन के तहत दूसरा प्रावधान क्या था? दूसरा प्रावधान इनके पास था कि जो संघ बनाया जाएगा, पहले तो एक संघ बनाएंगे और संघ के संचालन हेतु बनाया जाएगा संविधान। संघ के संचालन हेतु एक संविधान बनाया जाएगा। अगर संविधान बनाएंगे तो संविधान के निर्माण हेतु आवश्यकता होगी एक संविधान सभा की। संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जिसके सभी सदस्य, जो संविधान सभा होगी इसके सभी सदस्य होंगे भारतीय सदस्य। पहले तो एक अखिल भारतीय संघ का गठन होगा और उसमें शामिल होंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांत, रियासतें और चीफ से। जो संघ है उसके संचालन हेतु एक संविधान बनाया जाएगा और जो संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जो संविधान सभा होगी
उसके सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो सभी जो इसके तहत जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे, और जो संविधान सभा है उसके सदस्य थे 389, यानी कि 389 सदस्यों की एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जिसमें लगभग 292 सदस्य तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुने गए थे, जबकि 93 सदस्य रियासतों से। देखो इसमें क्या डिवाइडेशन किया गया था, जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा उसमें टोटल सदस्य थे 389। अब 389 सदस्यों का डिवाइडेशन किस प्रकार किया गया? 292 सदस्य ये होंगे ब्रिटिश प्रांतों से, यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से होंगे 292 सदस्य। ओके, इसके अलावा 93 सदस्य होंगे रियासतों से, और 4 सदस्य होंगे चीफ सिप एरिया से। संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से किया? जो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 389 में से 292 सदस्य होंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 93 सदस्य होंगे जो देशी रियासत, लगभग 565 जो देशी रियासतें थी उनसे होंगे 93 सदस्य, और 4 सदस्य होंगे चीफ सिप एरिया से। तो अब तक हमने क्या देखा है कि जो संविधान जो कैबिनेट मिशन आया है उसके तहत क्या प्रावधान थे कि एक संघ बनाया जाएगा, संघ के संचालन हेतु एक संविधान होगा, और संविधान को निर्माण हेतु एक संविधान सभा होगी। संविधान सभा का गठन किया जाएगा भारतीय सदस्यों के द्वारा, और जो भारतीय सदस्यों में कुल इसमें सदस्य होंगे 389 में से 292 सदस्य होंगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 93 सदस्य होंगे देशी रियासतों से, और 4 सदस्य होंगे चीफ सिप एरिया से। इसमें अब सदस्य संख्या का जो चुनाव किस प्रकार से हुआ? लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक पद निर्धारित किया, और जितनी सीटें प्रांतों को आवंटित होगी उनका वर्गीकरण समुदाय के मध्य जनसंख्या के अनुपात पर किया जाएगा, यानी कि सीटों का वर्गीकरण जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा, यानी कि जिस समुदाय की जनसंख्या जितनी होगी उन्हें उतनी ही अधिक सीटें प्राप्त होगी। इसके अलावा इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी अपनाया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ओके। तो इसमें 389 सदस्यों में से 292 सदस्य प्रांतों से चुने गए थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 93 सदस्य रियासतों से, और 4 चीफ सिप एरिया से चुने गए थे। इसमें क्या था, जो 210 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, मतलब सामान्य वर्ग के लिए थी, जबकि 78 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई थी, यानी कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अपनाया गया था, जिसमें 210 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 78 सीटें मुसलमानों के लिए, और 4 सीटें सिखों के लिए आरक्षित की गई। 4 सीटें सिखों के लिए आरक्षित की गई, 78 सीटें मुसलमानों के लिए, और 210 सीटें किसके लिए आरक्षित की गई थी? मतलब 210 से सामान्य वर्ग की सीटें थी। अब हम देखते हैं कि इनका जो प्रांतों में चुनाव किस प्रकार से हुआ, यानी कि प्रांतों से सदस्य चुने जाने थे कितने? 292। तो इनका चुनाव हुआ है प्रांतीय विधानसभा के द्वारा, अपने अपने प्रांतों के सदस्यों के द्वारा जो चुनाव किया जाएगा उसके द्वारा चुनाव किया गया था, यानी कि जो प्रांतों से जो सदस्य चुने जाएंगे, प्रांतों से सदस्य थे 292। तो इनका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा? जो प्रांतों की विधान परिषद होगी, प्रांतों की जो विधानसभा होगी, विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा चुनाव किया जाए, प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुनाव किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जनता के द्वारा इसमें प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं किया गया। इसका मतलब है यानी कि जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ है। और इसके अलावा इसमें जो वयस्क मताधिकार का कोई प्रावधान नहीं था, ओके, यानी कि इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ, और इसके अलावा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इसका जो संविधान सभा के सदस्यों का संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। दूसरा था इसमें, यानी कि इसमें
रियासतों के द्वारा कितने सदस्य चुने जाएंगे? 93। जो रियासतों के जो प्रतिनिधि जाएंगे उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? उसका चुनाव किया गया था रियासतों के द्वारा एक गठित समिति और चुनाव रियासतों के द्वारा गठित समिति और चुनाव समझौता समिति। जो चुनाव समझौता समिति उसमें कौन कौन थे? जो प्रांतों की संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा एक गठित की गई थी, यानी कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनके द्वारा एक समिति गठित की गई थी, चुनाव समझौता समिति। चुनाव समझौता समिति का गठन किया गया है किसके द्वारा? प्रांतों की जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा एक चुनाव समझौता समिति का गठन किया जाता है। और जो चुनाव समझौता समिति और रियासतों के द्वारा, यानी कि जो रियासतों के जो प्रतिनिधि भेजेंगे उसके लिए एक समिति गठित की गई है रियासतों के द्वारा, जबकि प्रांतों के द्वारा एक समिति गठित की गई थी, कौन सी? चुनाव समझौता समिति। तो उनके मध्य पारस्परिक सहमति के द्वारा जो रियासतों के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। रियासतों से चुनाव सदस्य चुने गए थे 93, ओके। जबकि प्रांतों से किस प्रकार से भेजा गया था? जो प्रांतों की जो विधानसभा है उनके सदस्यों के द्वारा चुनाव करके संविधान सभा में सदस्य भेजा गया। इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भेजा गया और वयस्क मताधिकार का इसमें प्रावधान नहीं था। जबकि जो केंद्रीय जो चीफशिप एरिया थे, जो केंद्रीय प्रदेश थे 4, जिनमें अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान, इसमें सदस्यों का चुनाव यानी सदस्यों का मनोनयन सरकार के द्वारा किया गया। टोटल सदस्य है संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। इसमें से 93 सदस्य रियासतों के थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, जबकि 4 सदस्य थे चीफशिप एरिया से। जो 389 सदस्य थे उनका सांप्रदायिक रूप से विभाजन किस प्रकार से हुआ है? इसमें जो 210 सदस्य सामान्य वर्ग के लिए थे, सामान्य वर्ग के लिए 210 सदस्य, 78 सीटें लीग या मुस्लिम लीग के द्वारा या मुसलमानों के द्वारा भरी जानी थी और 4 सीटें सिखों के लिए आरक्षित की गई, ओके। इनका वर्गीकरण 2 टाइप से किया गया है। 93 सदस्य रियासतों से भेजे जाएंगे, 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 4 चीफशिप एरिया से। जबकि इसका सांप्रदायिक रूप से जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है? 210 सीटें सामान्य जनसंख्या के द्वारा भरी जाएगी, 78 सदस्य जो यानी कि संविधान में जो 78 सदस्य जाएंगे वो मुसलमानों के जाएंगे और 4 सिखों का प्रतिनिधित्व, 4 लोगों के 4 सीटों पर सिखों का प्रतिनिधित्व होगा। इनका चुनाव किस प्रकार से किया गया है? जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर क्या हुआ? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया गया है, यानी कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई थी। दूसरा, जो रियासतों के सदस्यों को चुनाव किस प्रकार से किया गया था? जो रियासत का राजा था उसके द्वारा एक कमेटी गठित की गई। इसके अलावा जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके द्वारा भी एक कमेटी गठित की गई और दोनों की सहमति से जो रियासतों के सदस्यों का चुनाव हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय प्रदेश में सरकार के द्वारा इनका मनोनयन किया गया था, ओके। इसके अलावा एक और प्रावधान था। क्या प्रावधान था? कि जो संघ का संविधान बनेगा, संघ के संविधान के साथ साथ प्रांतों के समूह का भी संविधान बनेगा। एक तो संघ का संविधान बनेगा और दूसरा है प्रांतों के समूह का संविधान। तो जो प्रांतों के समूह का संविधान किस प्रकार से बनेगा? जैसे पहले समूह के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया था, समूह ए में मद्रास, मुंबई, यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा। इसके अलावा दिल्ली, अजमेर और कुर्ग इसमें शामिल किए गए थे। ये थे मतलब हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाले प्रांत, हिंदू बहुसंख्यक थे। यहाँ पर मद्रास, बम्बई, यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर और कुर्ग। इसके अलावा बी वर्ग में कौन कौन से थे? पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और इसके अलावा थे बलूचिस्तान। यानी कि 4 वर्गों में डिवाइड किया गया। प्रथम वर्ग में कौन कौन थे? हिंदू जो जिस एरिया में हिंदू बहुसंख्या में थे मद्रास, मुंबई, यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर और कुर्ग। इसके अलावा पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान जो कि मुस्लिम बहुसंख्या वाले प्रांत थे। इन्हें बी वर्ग में यानी कि बी कैटेगरी में शामिल किया गया था। सी कैटेगरी में शामिल किया गया था बंगाल और असम।
बंगाल और असम को सी कैटेगरी में शामिल किया गया था, जबकि डी कैटेगरी में रियासतों को, यानी कि इन्हें 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था, क्योंकि जैसे संघ का संविधान बनेगा उसी तर्ज पर उसी के साथ प्रांतों के समूह का भी संविधान बनाया गया, यानी कि 4 समूह में संविधान और बनाया जाएगा। जैसे ए कैटेगरी में मद्रास, मुंबई, यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर और कोलकाता। बी कैटेगरी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान था। सी कैटेगरी में बंगाल और असम था, जबकि डी कैटेगरी में रियासतें थी। समूह का संविधान बनाया जाएगा। प्रांत अगर चाहे, यानी कि जो प्रांत अगर चाहे तो वो अपना अलग से संविधान बना सकते हैं, और 10 वर्ष पश्चात अगर प्रांतीय विधानसभा संशोधन प्रस्ताव लाए तो जो संघ व समूह के संविधान में संशोधन की व्यवस्था रहेगी, यानी कि एक अलग प्रकार से व्यवस्था थी, यानी कि प्रांतों का संविधान बनेगा और संघ का संविधान बनेगा। और संघ को क्या शक्ति दी थी ये, और जो प्रांत थे उनको ये शक्ति दी थी कि अगर वो चाहे तो अपना अलग से संविधान बना सकता है। इसके अलावा यदि वो उसमें जो संघीय संविधान है उसमें शामिल भी हो गया है तो उन्हें 10 वर्ष पश्चात अलग होने का यानी कि 10 वर्ष पश्चात अगर प्रांतीय विधानसभा संशोधन करना चाहे तो संघ और समूह के संविधान में संशोधन की व्यवस्था भी रहेगी। तो पहली कैटेगरी में क्या था कि इसके तहत पहला प्रावधान था एक संघ बनेगा। संघ में कौन कौन सा रहेगा? ब्रिटिश भारतीय प्रांत, रियासतें और चीफ शिप एरिया। दूसरा प्रावधान था संघ के संचालन हेतु संविधान बनेगा। तो संविधान बनेगा तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के गठन में लगभग 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य थे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 93 सदस्य थे रियासतों से, 4 सदस्य थे कहाँ से? चीफ शिप एरिया से। इसके अलावा जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत इसका डिवाइडेशन किया गया है, जैसे कि 210 सदस्य सामान्य सीटों के लिए थे, 78 मुसलमानों के लिए रिजर्व थे और 4 सिखों के लिए। फिर इसके चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा? तो चुनाव में जो प्रांतों के सदस्यों को चुनाव किया जाएगा प्रांतीय विधानसभा के द्वारा, रियासतों के सदस्यों को चुनाव रियासतों द्वारा गठित समिति और चुनाव समझौता समिति के मध्य पारस्परिक सहमति से किया जाएगा। जबकि जो केंद्रीय प्रदेश थे यानी कि जो चीफ शिप एरिया थे जिनमें 4 सदस्यों को चुनाव किया जाना था उन्हें सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रावधान है जो संविधान बनकर लागू होने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन, यानी कि जो अंतरिम सरकार का गठन है वो किसका प्रावधान था? जो कैबिनेट मिशन आया है उसके तहत ही एक प्रावधान था, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस के होंगे, 6 सदस्य कांग्रेस के होंगे, 5 सदस्य लीग से आएंगे और 3 सदस्य सिख, इसके अलावा पारसी और ईसाई, यानी कि टोटल सदस्य होंगे 14 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। 14 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस से चुने जाएंगे, हिंदू सदस्य 5 लीग से चुने जाएंगे और 3 सदस्य सिख, पारसी और ईसाई होंगे, यानी कि 14 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। 25 जून को, यानी कि 25 जून 1946 को कांग्रेस ने जो अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव था उसे अस्वीकार कर दिया। कब? 25 जून को। इसके बाद 27 जून को लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। क्या किया था? 25 जून को कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया और 27 जून को लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद 28 जून को जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो वापस चला गया। इसी दौरान जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के परिणाम आए जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया। जुलाई 1946 में जो संविधान सभा के गठन के परिणाम आए जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। किस प्रकार से मिला है कि टोटल सदस्य थे 292, किसमें? जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनमें टोटल 292 सदस्य थे, उनमें से 205 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई है। 205 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई है।
292 सदस्यों में से 205 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई है, जबकि 73 सीटें किसे प्राप्त हुई है? लीग को 73 सीटें, 205 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। 8 सीटें निर्दलीयों को, 3 सीटें यूनियनिस्ट पार्टी को, जबकि साम्यवादियों को 1 सीट और कृषक प्रजादल को भी 1 सीटें प्राप्त हुई थी। एससी कैंडिडेट को 1 सीट प्राप्त हुई थी। यानी इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को यहाँ पर स्पष्ट बहुमत मिल चुका था। 292 सीटों में से 205 सीटें तो कांग्रेस के पास ऑलरेडी ही थी। संविधान सभा के चुनावों से असंतुष्ट होकर 29 जुलाई को लीग ने संपूर्ण कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। यानी कि 27 जून को तो इन्होंने क्या किया था, जो अंतरिम सरकार का गठन है उसे अस्वीकार किया था, लेकिन 29 जुलाई 1946 को इन्होंने जो संपूर्ण कैबिनेट मिशन है उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन जो कांग्रेस थी, क्योंकि उसे पूर्ण बहुमत मिला था, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, इस कारण उन्होंने अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। कब? 8 अगस्त को 8 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार में, यानी कि अंतरिम सरकार के गठन के लिए कांग्रेस ने शामिल होना स्वीकार कर लिया और इसे मौलाना आजाद ने अभूतपूर्व घटना बताई थी, गांधी जी ने जबकि इसे सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज कहा। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने नारे दिए थे, जैसे लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। जिन्ना के द्वारा नारे दिए गए थे, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, डेस्ट्रॉय और डिवाइड इंडिया जैसे नारे देकर जिन्ना के द्वारा 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिन्ना के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया है? 16 अगस्त 1946 को। क्यों? जब कांग्रेस के द्वारा जो अंतरिम सरकार गठन करने का, यानी कि अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए सहमति देने के बाद जो जिन्ना के द्वारा लड़कर लेंगे पाकिस्तान या डेस्ट्रॉय और डिवाइड इंडिया के जैसे नारे देकर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही अथवा डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। तो जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है उसकी घोषणा की गई है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कब? 16 अगस्त 1946 को। और इस दौरान उन्होंने नारे दिए थे लड़कर लेंगे पाकिस्तान और डेस्ट्रॉय और डिवाइड इंडिया। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि 1945 के आम चुनाव की आपको पता है कि सिंध और इसके अलावा बंगाल में किसकी सरकार थी? मुस्लिम लीग की। एच.एस. सोहरावर्दी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार थी मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की यहाँ पर सरकार थी हुसैन शहीद सोहरावर्दी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार थी। इस कारण यहाँ पर 16 अगस्त 1946 को दंगे आरंभ हो गए। दंगे आरंभ कहाँ हुए? कलकत्ता में। कलकत्ता में भी कहाँ पर? नोआखली में सर्वाधिक दंगे हुए। नोआखली कलकत्ता में 16 अगस्त 1946 को दंगों का आरंभ कलकत्ता से हुआ। उस दिन बंगाल के प्रधानमंत्री थे, जो प्रांतों में जो चुनाव हुए थे उस समय उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता, मुख्यमंत्री की जगह। तो बंगाल के जो पीएम थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने न केवल अवकाश की घोषणा की बल्कि जनता के समक्ष पुलिस व सेना को नियंत्रित करने की भी बात की। 16 अगस्त को आरंभ हुई हिंसा आज़ादी तक चलती रही, यानी कि जब तक 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तब तक चलती रही और लगभग 1 वर्ष तक चले इन दंगों में लाखों लोग मारे गए। पेंड्रल मून ने अपनी पुस्तक क्वाइट एंड डिवाइड में लगभग 1,80,000 लोगों को, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, लगभग 1,80,000 लोग मारे गए थे। किसने कहा है? पेंड्रल मून ने अपनी पुस्तक क्वाइट एंड डिवाइड में। यानी कि 16 अगस्त 1946 से जो हिंसा हुई थी, सांप्रदायिक जो दंगे प्रारंभ हुए थे, कहाँ पर? कोलकाता नोआखली के अंतर किसके द्वारा करवाए गए थे? ये जिन्ना के द्वारा। जिन्ना ने क्या किया था? डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्यवाही दिवस
मनाया था 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद जो लीग की सरकार थी कहाँ पर, बंगाल में, वहां से दंगे प्रारंभ हो गए थे। जो इस नरसंहार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? इसके नरसंहार के सबसे बड़ा केंद्र था नोआखली, और इसमें दूसरा केंद्र माना जाता है पंजाब, लेकिन सबसे भयंकर केंद्र या सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है नोआखली। नोआखली पर यहाँ पर भयंकर दंगों को देख गांधी जी आते हैं, यानी कि गांधी जी कहाँ पर चले जाते हैं? नोआखली, दंगों को शांत करने के लिए, जिसे देखकर यानी कि गांधी जी के जाते ही यहाँ पर दंगे शांत हो गए। दंगे शांत हुए। माउंटबेटन, जो कि भारत के तत्कालीन वायसराय थे, माउंटबेटन, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इस पर गांधी जी के बारे में कहा था कि जो कार्य 50,000 सैनिक नहीं कर सकते थे, वो 1 मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में गांधी जी ने किया। यानी कि गांधी जी के बारे में माउंटबेटन के द्वारा क्या कहा गया है? 1 मैन बाउंड्री फोर्स। ओके, तो और इसके अलावा जो गांधी जी थे वो स्वतंत्रता के समय कहाँ पर थे? यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उस समय गांधी जी कहाँ पर थे? उस समय गांधी जी थे नोआखली, बंगाल, कोलकाता में। यानी कि गांधी जी स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ पर थे? नोआखली, बंगाल में। इस दौरान अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया, जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा और सांप्रदायिक दंगे करवाए जा रहे थे। उसी दौरान अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया, जिसमें 12 सदस्य तय किए गए। पहले सदस्य जो कैबिनेट मिशन था उसके तहत प्रावधान था 14 सदस्यों का, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। इस कारण इसके 12 सदस्य तय किए गए थे, और इसमें 2 पद लीग के लिए रिक्त रखे गए थे। यानी कि 2 पद लीग ने इसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया, इस कारण 2 पद लीग हेतु रिक्त रखे गए थे। इस प्रकार 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था, और 2 सितंबर 1946, कब? 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को वायसराय के भवन में, दिल्ली के वायसराय के भवन में इनका शपथ समारोह हुआ। यानी कि इन्होंने शपथ कब ली है? 24 अगस्त को जो अंतरिम सरकार के सदस्यों का चयन हो गया, यानी कि इनका गठन हो गया, लेकिन इन्हें शपथ दी गई है कब? 2 सितंबर 1946 को। इसमें 7 सदस्यों ने शपथ ली, और इस दिन मुस्लिम लीग ने शोक दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने शोक दिवस मनाया कब? 2 सितंबर 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा शोक दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि इस दिन कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने शपथ ली थी अंतरिम सरकार के रूप में। इसके बाद क्या होता है? 15 अक्टूबर को लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। इनका मकसद था कि सरकार के अंदर जाकर भी सरकार को कार्य न करने देना, यानी कि किसी भी प्रकार से पाकिस्तान प्राप्त करना चाहते थे तो इन्होंने सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया था 15 अक्टूबर 1946 को। 15 अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होने की घोषणा की, और जो 25-26 अक्टूबर को ये सरकार में अंतरिम सरकार में शपथ ले ली। यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा 25-26 अक्टूबर 1946 को जो अंतरिम सरकार थी उसमें शपथ ले ली। अब हम देखते हैं जो अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन से थे। अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे उनमें कौन कौन थे? देखो, इसमें बेबेल, जो लॉर्ड बेबेल था, वो इसके कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने। मैंने शायद थोड़ी देर पहले गलती से वो बोल दिया कि उस समय पर माउंटबेटन वायसराय थे। वायसराय अब भी कौन थे? बेबेल। तो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने थे बेबेल। इसके अलावा जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष तो थे बेबेल, जबकि उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश विभाग यानी कि विदेश मंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इससे राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी थे जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या थे? कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बने थे। इसके अलावा विदेश विभाग इनके पास था, और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी जवाहरलाल नेहरू के पास थे। वल्लभ भाई पटेल के पास थे गृह मंत्रालय यानी कि गृह विभाग और राष्ट्रमंडल जो गृह विभाग, और इसके अलावा सूचना व प्रसारण
सूचना और प्रसारण मंत्री बोल दो या सूचना या प्रसारण विभाग किनके पास था? वल्लभ भाई पटेल के पास। जबकि बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा विभाग। यानी प्रथम रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? बलदेव सिंह। प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा जॉन मथाई के पास थे उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। उद्योग व आपूर्ति विभाग किसके पास थे? जॉन मथाई के पास। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग थे। जबकि शिक्षा विभाग किनके पास था? शिक्षा विभाग था सी राजगोपालाचारी के पास था शिक्षा विभाग। जबकि सी.एच. भाभा के पास था कार्य, खनन, शक्ति और बंदरगाह थे सी.एच. भाभा के पास। राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? यानी कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे बाद में, उनके पास था खाद्य एवं कृषि मामले। खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि विभाग। जबकि आसफ अली के पास था रेलवे विभाग था आसफ अली के पास। जबकि जगजीवन राम के पास था श्रम विभाग या श्रम मंत्रालय था जगजीवन राम के पास। जबकि मुस्लिम लीग के सदस्य चुने गए थे लियाकत अली के पास था वित्त विभाग। महत्वपूर्ण विभाग था लियाकत अली के पास वित्त विभाग। जबकि टीटी चुंद्रीगर के पास था वाणिज्य विभाग या वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? टीटी चुंद्रीगर के द्वारा। जबकि अब्दुल रब नस्तर के पास था संचार अब्दुल रब नस्तर के पास था। गजनफर अली के पास था स्वास्थ्य विभाग। जबकि जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था विधि विभाग। जो मुस्लिम लीग के द्वारा सदस्य चुने गए थे 5, कौन कौन से? लियाकत अली जो कि वित्त विभाग था इनके पास। टीटी चुंद्रीगर के पास वाणिज्य विभाग था। अब्दुल रब नस्तर के पास संचार विभाग था। गजनफर अली के पास स्वास्थ्य विभाग था और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि विभाग था। यानी कि 5 सदस्य चुने गए थे मुस्लिम लीग के द्वारा, जबकि 9 सदस्य चुने गए थे कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे। गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग था वल्लभ भाई पटेल के पास। बलदेव सिंह के पास था रक्षा विभाग। जॉन मथाई के पास था उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी के पास था शिक्षा विभाग। सी.एच. भाभा के पास था कार्य, खनन, शक्ति और बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि। आसफ अली के पास था रेलवे और जगजीवन राम के पास था श्रम विभाग। ओके, यानी कि टोटल सदस्य थे 14 में से 5 सदस्य लीग के थे और 9 सदस्य किनके थे? कांग्रेस के। ओके, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और रह रहा है, जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और इसमें जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर? दिल्ली में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है दिल्ली में, यानी कि दूसरी बैठक भी दिल्ली में होती है और इसमें इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? संविधान सभा। बाद में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। इस कारण उन्हें संविधान सभा का जो संविधान निर्माता भी कहा जाता है किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने देखा था कि ब्रिटेन में चुनाव हुए थे। उनका परिणाम क्या निकला था कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव दल के स्थान पर आ गई थी लेबर पार्टी, यानी कि विंस्टन चर्चिल के स्थान पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे क्लेमेंट एटली के द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत में जो संवैधानिक सुधार है उनको करने के लिए सबसे पहले भारत में चुनाव किए जाएंगे।
चुनाव किए जाएंगे और चुनाव करने के बाद जो सदस्य, जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनसे वार्ता करके भारत में जो भावी संवैधानिक सुधार किए जाएंगे। तो सबसे पहले भारत में चुनाव होते हैं केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव और प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव। केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव होते हैं दिसंबर 1945 को केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव होते हैं, जिसमें जो केंद्रीय विधान परिषद की टोटल सीटें थी 102, इसमें से 57 सीटें कांग्रेस के द्वारा जीत ली जाती है। कांग्रेस के द्वारा 102 में से 57 सीटें जीत ली जाती है और इसके अध्यक्ष बनाती है जीबी मावलंकर को। केंद्रीय विधान परिषद के जीबी मावलंकर अध्यक्ष बने थे। इसका मतलब ये है कि जो केंद्रीय विधान परिषद के पहली बार चुनाव हुए थे 1920 में इसके अध्यक्ष बने थे फ्रेडरिक वाइट। तो केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक वाइट। जबकि 1923 में दूसरी बार इसके चुनाव हुए थे और इसमें अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल, जो कि केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा जो अंतरिम केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए थे 1945 दिसंबर 1945 में, जिसमें अध्यक्ष बने थे जीबी मावलंकर। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव हुए थे। प्रांतीय विधान परिषदों के चुनावों में क्या हुआ था? लगभग 8 प्रांतों में कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई गई थी। कौन कौन से? यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, मुंबई, मद्रास, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम में कांग्रेस के द्वारा सरकार बनी गई। जबकि सिंध में और बंगाल में लीग के नेतृत्व में सरकार बनी थी और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। जब भारत में चुनाव हो जाती है उसके बाद भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, यानी कि क्लीवेंट एटली की जो सरकार थी, लेबर पार्टी की जो सरकार थी, उसके द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन को भेजे जाने का उद्देश्य क्या था? कि भारत में जो सांप्रदायिक गतिरोध है उसे समाप्त करना। इसके अलावा भारत में संवैधानिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने हेतु 15 मार्च 1946 को घोषणा की कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों से भली भांति परिचित है और हम चाहते हैं कि वो बिना भय से रहे, लेकिन हम बहुसंख्यकों की प्रगति को अवरुद्ध करने की छूट अल्पसंख्यकों को नहीं दे सकते। और इस हेतु उन्होंने एक 3 सदस्यीय अपने मंत्रिमंडल से जो एक मिशन भेजा था, उसमें शामिल कौन कौन थे, यानी कि उनके सदस्य थे 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों में पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे और भारत सचिव भी थे। इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। ये मिशन भारत आता है 23 मार्च को कराची और 24 मार्च को दिल्ली आ जाता है। सबसे पहले आप भारत आकर भारत के वायसराय बेबिल से मिलते हैं। बेबिल ने क्या किया था? बेबिल ने उसके बाद एक शिमला सम्मेलन बुलाया था, यानी कि ये द्वितीय शिमला सम्मेलन बुलाया है। इससे पूर्व जो 25 जून से 14 जुलाई 1945 को भी शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जा चुका था लॉर्ड बेबिल के द्वारा, लेकिन यह जो सम्मेलन है मई 1946 में बुलाया गया था और असफल रहा। इसके बाद जो बेबिल के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था ब्रेकडाउन प्लान, यानी कि जहां पर विद्रोह हो रहे उनका दमन करो और यहाँ से चले जाओ। क्या था ये? ब्रेकडाउन प्लान के तहत ये था कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत में पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया जाए और इसके अलावा शेष भारत को कांग्रेस को सुपुर्द करके पलायन कर दिया जाए। लेकिन इसे जो मिशन ने अस्वीकार कर दिया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी, यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसके तहत प्रावधान कौन कौन से थे? इसके तहत प्रावधान थे कि भारत में एक संघ का निर्माण होगा और संघ में कौन कौन शामिल होगा? ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो कि संख्या में 11 थे, रियासतें लगभग 565 थी और चीफ शिप एरिया, जिसमें 4 चीफ शिप एरिया थे। कौन कौन से? अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये शामिल होंगे। एक संघ बनेगा। संघ में जो अपशिष्ट शक्तियां है वो प्रांतों के पास रहेगी। संघ के पास कौन कौन सी रहेगी? विदेश मामले, प्रतिरक्षा और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय विदेश जो संघ के पास रहे। फिर नेक्स्ट प्रावधान था कि संघ बनाया जाएगा तो संघ के संचालन हेतु एक संविधान बनाया जाएगा। अगर संविधान बनाया जाएगा तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना होगा। तो संविधान सभा के गठन के लिए लगभग 389 सदस्यीय एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे, 93 सदस्य रियासतों से और जो 4 सदस्य हैं वो चुने जाएंगे चीफ शिप एरिया से। ओके, इनका सांप्रदायिक रूप से भी विभाजन किया गया था। कैसे?
कि जो 210 सदस्य सामान्य होंगे। इसके अलावा 78 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व की जाएगी और 4 सिखों के लिए रिजर्व की जाएगी। इनका चुनाव किस प्रकार से हुआ? जो ब्रिटिश प्रांतों से यानी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो विधानसभा थी उनके सदस्यों के द्वारा चुनाव किया गया। लगभग 1% लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि ब्रिटिश जो प्रांतीय विधानसभा ने अपने अपने प्रांतों के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव था और इसमें वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं हुआ था। जबकि रियासतों के सदस्यों को चुनाव किया जाएगा किस प्रकार से? लगभग 93 सदस्य चुने जाने थे, जिसमें रियासतों के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। इसके अलावा चुनाव समझौता समिति जो कि प्रांतों की संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा गठित की गई थी। इन दोनों के मध्य पारस्परिक सहमति के द्वारा चयन किया जाएगा सदस्यों का और केंद्रीय प्रदेशों में सरकार के द्वारा मनोनयन किया जाएगा, यानी कि जो चीफ विप एरिया थे उनमें जो 4 सदस्य चुने जाने थे उनका मनोनयन सरकार के द्वारा किया जाएगा। संविधान बनकर लागू होने के लिए एक अंतरिम तीसरा प्रावधान था कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार में सदस्य संख्या होगी 14। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य संख्या होगी, जिसमें 5 कांग्रेस से चुने जाएंगे, 6 कांग्रेस से चुने जाएंगे, 5 लीग से चुने जाएंगे और 3 सिख, पारसी और ईसाई होंगे। ओके। 25 जून 1946 को कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार की योजना को अस्वीकार कर दिया गया। इसी प्रकार 27 जून को लीग के द्वारा भी इसे अस्वीकार कर दिया गया था और 28 जून को यह जो कैबिनेट मिशन आया था वो वापस चला गया। इसी दौरान जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के परिणाम आ गए। इसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और लगभग 292 सीटों में से 205 सीटों पर कांग्रेस को बहुमत मिल गया, जबकि लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। इसके बाद जब चुनाव परिणाम आए थे, संविधान सभा के चुनाव परिणाम या संविधान सभा के गठन के परिणाम आए थे, उसके बाद असंतुष्ट होकर 29 जुलाई को लीग ने जो संपूर्ण कैबिनेट मिशन आया था उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस ने अंतरिम सरकार के गठन में शामिल होना स्वीकार कर लिया। ओके। उसके बाद क्या होता है? जब कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार के गठन में शामिल होना स्वीकार कर लिया जाता है, उसके बाद लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। कब? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है और इसके तहत जो सांप्रदायिक दंगे किए जाते हैं इनका प्रारंभ होता है वह कहाँ से? बंगाल से। बंगाल से क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लीग की सरकार थी। लीग की सरकार के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री थे तत्कालीन कौन थे? एच.एस. सोहरावर्दी, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। इन्होंने यहाँ पर अवकाश की घोषणा की और कहा कि मतलब जनता के द्वारा पुलिस पर और सेना पर नियंत्रित कर लिया जाए। इसमें लगभग 1,80,000 लोगों का नरसंहार हुआ और ये सांप्रदायिक जो संघर्ष हुआ था ये हुआ है 16 अगस्त से 15 अगस्त 1947 तक, यानी कि ये लगभग 1 वर्ष तक ये सांप्रदायिक संघर्ष चलता रहा। इसमें लगभग 1,80,000 लोग मारे गए। जो दंगे हुए थे वो सर्वाधिक हुए थे नोआखली में। नोआखली में सर्वाधिक सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इस कारण से महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे। कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी से आने से यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे शांत हो गए, जिस कारण जो माउंटबेटन थे उन्होंने कहा है गांधी जी के लिए 1 मैन बाउंड्री फोर्स। 1 मैन बाउंड्री फोर्स। 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसके लिए कहा गया है? महात्मा गांधी के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सांप्रदायिक दंगे थे उन्हें शांत कर दिया गया था। कहाँ? नोआखली में। इसके अलावा जो गांधी जी स्वतंत्रता के समय यानी कि भारत को जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उस दौरान गांधी जी कहाँ थे? उस दौरान गांधी जी थे नोआखली। इसी दौरान कांग्रेस के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाता है 24 अगस्त को और 2 सितंबर को इनको शपथ दिला दी जाती है दिल्ली के वायसराय भवन में। बाद में जो लीग ने 15 अक्टूबर को इसमें शामिल होना स्वीकार कर लिया गया और 25-26 अक्टूबर को इन्होंने भी शपथ ले ली थी। अंतरिम सरकार के सदस्य टोटल सदस्य थे 14 में बेवेल तो इस कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। इनके पास विदेश विभाग था, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले थे। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। चौन मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग था। C.H. वाहबा के पास कार्य, खनन और शक्ति व बंदरगाह थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास
खाद्य एवं कृषि मामले थे आशफ अली के पास, रेलवे मामले थे, रेलवे विभाग था जगजीवन राम के पास, श्रम विभाग। मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन थे इसमें? लियाकत अली जिनके पास वित्त विभाग था, जबकि टीटी चौधरीगर के पास वाणिज्य विभाग था, संचार विभाग अब्दुल रब नस्तर के पास था, और गजनफर अली के पास स्वास्थ्य विभाग था, और जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था विधि विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल किसके द्वारा चुने गए थे? मुस्लिम लीग के द्वारा। ओके, टोटल सदस्य थे 14 में से 9 सदस्य कांग्रेस के और 5 सदस्य थे मुस्लिम लीग के। और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि इसकी दूसरी बैठक होती है दिल्ली में कब? 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो इसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को होती है क्या? ये प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन होता है और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस कारण इसे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।